भारत को धमकी देते रह गए ट्रंप। भारत ने खेला ऐसा दाम, ड्रैगन को उसी के जाल में फंसाने का मास्टर प्लान तैयार। गलवान का बदला अब टेक्नोलॉजी से। भारत ने छीन ली चीन की रेयर टेक्नोलॉजी। भारत की डबल गेम रणनीति से दुनिया हैरान। भारत अब चीनी टेक्नोलॉजी छीन कर बनेगा दुनिया की नई फैक्ट्री। अमेरिका भी नहीं समझ पाया। भारत चीन ने कर डाली सीक्रेट डील। एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन को कोस रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन की अकड़ गलवान के बाद भी कम नहीं हुई है। और इन सब के बीच नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों और अर्थशास्त्रियों को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया है। यह एक ऐसा फैसला है जो पहली नजर में किसी को भी हैरान, परेशान और यहां तक कि निराश भी कर सकता है। एक ऐसा कदम जो बॉयकॉट चाइना के नारे के ठीक उल्टा नजर आता है। भारत सरकार ने एक ऐसा कूटनीतिक पासा फेंका है जो शतरंज की बिसात पर एक ही चाल में दुश्मन के वजीर को शह भी देता है और अपने सबसे बड़े प्यादे को वजीर बनने का रास्ता भी खोल देता है। भारत का वह सीक्रेट प्रहार जिसकी भनक ना तो चीन को लगी और ना ही अमेरिका को। यह कहानी है ड्रैगन की माद में घुसकर उसी के हथियार से उसे मात देने की। भारत बिना अमेरिका का किसी धमकी की परवाह किए भारत चीन से ही हाथ मिलाकर उसी की टेक्नोलॉजी छीनकर उसकी ही हिस्सेदारी को ना के बराबर कर तगड़ा गेम खेल चुका है, जिसकी उम्मीद ना अमेरिका को थी ना ही चीन को। चलिए हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। डिक्सन लॉन्गचेयर जेबी गलवान के जख्मों के बीच ड्रैगन से दोस्ती क्यों? तो चलिए उस फैसले का पोस्टमार्टम करते हैं जिसने सबको चौंका दिया है। भारत सरकार ने तमाम अटकलों और विरोधों को दरकिनार करते हुए भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनी डीआईकॉन टेक्नोलॉजीज और चीन की दिग्गज कंपनी लॉन्गचेयर इंटेलिजेंस के बीच एक जॉइंट वेंचर जेवी यानी संयुक्त उपक्रम को हरी झंडी दे दी है। इस सौदे में 76% हिस्सेदारी भारत की डिक्सन के पास होगी और 26% चीन की लॉन्गचेयर के पास। यह खबर ऐसे समय में आई है जब जून 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत ने चीनी निवेश पर बेहद सख्त नियम लागू कर रखे थे, जिन्हें PN3 नियम कहा जाता है। इन नियमों के तहत चीन जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले किसी भी निवेश को कई मंत्रालयों की कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार ने अपना रुख बदल लिया? क्या भारत चीन के आगे झुक गया? क्या मेक इन इंडिया का नारा सिर्फ एक दिखावा था? पहली नजर में देखने पर यह सवाल किसी भी देशभक्त भारतीय के मन में गुस्सा पैदा कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, जो दिख रहा है वह पूरा सच नहीं है। यह फैसला किसी मजबूरी या कमजोरी का नहीं, बल्कि एक बेहद सोची समझी, आक्रामक और दूरदर्शी रणनीति का हिस्सा है। इस एक फैसले के पीछे भारत की वह कूटनीतिक चाल छिपी है जो आने वाले 5 से 10 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में चीन की बादशाहत को खत्म करने की ताकत रखती है। डिक्सन को मिली यह मंजूरी सिर्फ एक कंपनी का सौदा नहीं है। यह एक टेस्ट केस था जिस पर भारत की दूसरी बड़ी कंपनियां जैसे ईपैक ड्यूरेबल, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और कार्बन मोबाइल की भी निगाहें टिकी थीं। इस मंजूरी के बाद अब इन सभी कंपनियों के लिए भी चीनी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का रास्ता खुल गया है। लेकिन यह कोई खुली छूट नहीं है। यह दोस्ती की आड़ में तकनीकी अपहरण की एक महायोजना है, जहां भारत अब चीन से मछली नहीं बल्कि मछली पकड़ने का पूरा जाल ही छीनने की तैयारी कर रहा है। चीन पर निर्भरता की कड़वी सच्चाई और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ब्रह्मास्त्र। इस रणनीति को समझने के लिए पहले हमें उस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बॉयकॉट चाइना का नारा भावनात्मक रूप से बिल्कुल सही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी भारत में बनने वाले या बिकने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के 70 से 75% कंपोनेंट्स यानी कल पुर्जे सीधे चीन से आते हैं, और जो बाकी के 25 से 30% ताइवान, वियतनाम या थाईलैंड से आते हैं, उन्हें बनाने वाली कंपनियां भी ज्यादातर चीनी ही हैं। इसका मतलब हम फोन तो भारत में असेंबल कर लेते हैं, लेकिन उसकी स्क्रीन, उसका प्रोसेसर, उसकी बैटरी सब कुछ चीन से आता है। इस मॉडल को स्क्रू ड्राइवर असेंबली कहते हैं, जहां हम सिर्फ पेंच कसने का काम करते हैं। असली टेक्नोलॉजी और कमाई चीन के पास ही रहती है। अगर चीन यह कंपोनेंट्स भेजना बंद कर दें तो भारत की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एक झटके में ठप हो जाएगी। मोदी सरकार ने इसी निर्भरता की दुखती रग को पकड़ा है।
सरकार ने चीनी कंपनियों को साफ साफ संदेश दे दिया है, अगर भारत के विशाल बाजार में टिकना है तो सिर्फ माल बेचना या असेंबल करना नहीं चलेगा। अब अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी, यानी अब तुम्हें भारत में आकर सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगानी, बल्कि भारतीय इंजीनियरों को यह सिखाना भी होगा कि वो टेक्नोलॉजी बनती कैसे है। डिक्सन लॉन्गचियर जीवी इसी शर्त का नतीजा है। यह सिर्फ मोबाइल फोन असेंबल नहीं करेगा, बल्कि चीन की टेक्नोलॉजी को भारत लाकर यहां एक स्थायी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। यह है भारत की यूज द ड्रैगन, बीट द ड्रैगन वाली रणनीति। यानी आज ड्रैगन को इस्तेमाल करो, उसकी तकनीक सीखो, अपने लोगों को उसमें माहिर बनाओ और फिर अगले 5 से 7 सालों में उसी तकनीक का एक बेहतर और सस्ता भारतीय संस्करण बनाकर ड्रैगन को उसी के खेल में मात दे दो। यह एक खामोश तकनीकी क्रांति की शुरुआत है, जिसकी नींव आज रखी जा रही है। कूटनीतिक चक्रव्यूह, एक तीर से अमेरिका, चीन और पाकिस्तान पर निशाना। यह फैसला सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, यह एक मल्टीलेयर्ड कूटनीतिक चक्रव्यूह है। पहला चक्रव्यूह अमेरिका के लिए है। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन का तरह से बहिष्कार करें, लेकिन भारत ने इस GBAB मॉडल से अमेरिका को दिखा दिया है कि वह किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा। इस JB में 74% की बड़ी हिस्सेदारी डिक्सन की है, जिसका मतलब है कि कंपनी का पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में रहेगा। भारत अमेरिका को यह संदेश दे रहा है कि हम चीन को खुली छूट नहीं दे रहे, बल्कि उसे अपनी शर्तों पर अपने नियंत्रण में रखकर उसका फायदा उठा रहे हैं। दूसरा और सबसे गहरा चक्रव्यूह चीन के लिए है। गलवान के बाद चीन को लग रहा था कि वह भारत पर दबाव बनाकर उसे झुका देगा, लेकिन भारत ने सीमा पर सैन्य ताकत दिखाकर और बाजार में आर्थिक साझेदारी का चारा डालकर चीन को कंफ्यूज कर दिया है। चीन को समझ ही नहीं आ रहा कि भारत आखिर चाहता क्या है। एक तरफ सीमा पर तनाव, दूसरी तरफ व्यापार की बात। यह रणनीति चीन के लिए दो-धारी तलवार है। अगर वह JB में शामिल होता है तो उसे अपनी कीमती टेक्नोलॉजी भारत को देनी होगी, और अगर वह नहीं होता है तो वह भारत का खरबों डॉलर का बाजार खो देगा। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, लॉन्गचेयर जैसी कई चीनी कंपनियां जो चीन की सेना PLI को भी तकनीक सप्लाई करती हैं, अब वही टेक्नोलॉजी भारत में ट्रांसफर करेंगी। ये दुश्मन के हथियार को ही अपना कवच बनाने की एक अद्भुत कला है। तीसरा चक्रव्यूह है भविष्य की तैयारी। यह GV मॉडल सिर्फ मोबाइल फोन तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार की नज़र ड्रोन टेक्नोलॉजी, AI आधारित निगरानी सिस्टम, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पर है। अगर यही मॉडल इन सेक्टर्स में भी लागू होता है तो भारत अगले 5 सालों में इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीन पर अपनी निर्भरता को खत्म करके उसे सीधी टक्कर दे सकता है। यह सब प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के सीधे निर्देशों पर हो रहा है, और नीति आयोग NIT आयोग ने भी चीनी निवेश पर प्रतिबंधों को कम करने का नहीं, बल्कि शर्तों के साथ खोलने का प्रस्ताव दिया है। यह कोई डील नहीं, यह एक सोचा समझा जाल है। इस मॉडल की सफलता भारत में $1 बिलियन से ज्यादा का FDI ला सकती है, और फॉक्स जैसी बड़ी कंपनियां भी चीन को छोड़कर भारत को ही अपना ग्लोबल हब बनाने पर मजबूर हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या चीन भारत की इस चाल को समझ पाएगा, और क्या भारतीय कंपनियां इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का पूरा फायदा उठाकर वाकई में आत्मनिर्भर बन पाएंगी? आपको भारत की यह साइलेंट इकोनॉमिक स्ट्राइक कैसी लगी? क्या यह एक जरूरी और साहसिक कदम है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर इस नई बहस का हिस्सा बने।